हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम मिले हैं एक नई क्लास के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का। आप जैसे कि जानते हैं हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा, सेकंड चैप्टर था हमारा विमेय विश्लेषण, फर्स्ट चैप्टर था हमारा भौतिक राशियां, और हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है क्लास 11th का समतल में गति। चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है समतल में गति। जैसा कि आपको टॉपिक भी यही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट समतल में गति। चैप्टर का नाम भी यही है, समतल में गति। तो आज हम इस चैप्टर को एनालाइज करने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट करे हैं, वैसे ही हम थर्ड चैप्टर को भी बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको कहीं भी डाउट आता है क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को शेयर ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ, और रिव्यू भी ज़रूर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट आता है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को। तो इसी के साथ आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्लास 11th चैप्टर 3 समतल में गति आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है लिखा हुआ, फर्स्ट ही टॉपिक यही है, समतल में गति क्या है, समतल में गति होती क्या है। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं जो लिखी हुई है। जब कोई वस्तु दो विमाओं, विमा हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी, विमा को कहते हैं इंग्लिश में डायमेंशन या दिशा भी बोल सकते हैं। तो विमा होती है हमारी दिशा। जब कोई वस्तु दो विमाओं x और y दिशा में गति करती है तो उसे समतल में गति कहते हैं। हमें पता है, जैसे ज्योमेट्री भी हमने पढ़ी है, तो हम किसी भी तल को x y z और भी ज़्यादा बांट सकते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं वो x y z होते हैं। तो वो यही उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा है कि जब भी कोई वस्तु दो विमाओं, दो दिशाओं x और y दिशा में गति करती है तो उसे समतल में गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, हवा में फेंकी गई गेंद। हवा में हम गेंद को कैसे भी फेंक सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि मैं ऊपर ही फेंकनी है, कैसे भी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे भी फेंक सकते हो आप। सिर्फ हम इसको फेंक रहे हैं तो किसी एक दिशा के अनुदिश गति करेगी, या 2 के अनुदिश करेगी, या 3। अब हमारा सेकंड है क्षैतिज दिशा में चलती नाव। क्षैतिज मतलब कि हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ऐसे जैसे कि मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, और अगर हम परपेंडिकुलर तो वर्टिकल होती है। तो अगर क्षैतिज दिशा में, जैसे नदी में हमारी क्या चलती है, नाव चलती है, तो वो क्षैतिज दिशा में गति कर रही होती है। थर्ड होती है हमारी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर उसी के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्या कहलाती है, हमारी वृत्तीय गति कहलाती है। ये तीनों ही गति किसी न किसी समतल में और किन्हीं 1, 2 या 3 दिशाओं के अंतर्गत हो रही हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम समतल में गति कहेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूं। जैसे कि रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है हमारा, रेलवे ट्रैक पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, बिल्कुल वो एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक विमीय गति। एक विमीय मतलब एक ही दिशा में गति, वो सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ता जा रहा है। रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा बिल्कुल सीधा होता है, तो वो उस रेलवे ट्रैक पर दौड़ता हुआ जा रहा है, तो वो उसकी गति कैसी मानी जाएगी, एक विमा में गति, एक ही दिशा में गति। कोई हमारी टेबल है, उस पर हम बॉल फेंकते हैं। ये हमारी टेबल है, मान लो आयताकार टेबल है। हम जानते हैं कि आयताकार टेबल द्विविमीय होती है क्योंकि इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो अगर हम इस पर किसी बॉल को फेंक दें तो वो बॉल जब इस पर गति करेगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी गति एक विमीय है, नहीं, अब वो 2 दिशाओं के अंतर्गत गति कर रही है। एक x हो गया और एक हो गया हमारा y। रेलवे ट्रैक पर जब व्यक्ति सीधा दौड़ रहा है तो उसकी गति एक विमीय गति, एक ही दिशा में गति होगी। सेकंड हमारा क्या है, अगर टेबल है, टेबल हमारी आयताकार होती है, सभी को पता है। अगर उस पर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो उस बॉल की गति कैसी होगी, द्विविमीय, क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन, एक लंबाई और एक चौड़ाई के अनुदिश उसकी गति होगी। और मान लो सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर में गैस भरी हुई है,
सिलेंडर के अंदर हम जाते हैं, गैस के जो अणु होते हैं वो सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। तो जब गैस सिलेंडर के अंदर गैस के अणु गति कर रहे होते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं के अंतर्गत गति कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं हम त्रिविमीय गति, तीन दिशाओं के अंतर्गत गति। तो इस प्रकार समतल में गति संभव होती है एक दिशा में, दो दिशाओं में और तीन दिशाओं में। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समतल में गति कैसे होती है एक दिशा के अंतर्गत, दो दिशाओं के अंतर्गत और तीन दिशाओं के अंतर्गत। किस प्रकार से हम इसको और आगे एक्सपेंड करके भी एनालाइज करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में इतना ही है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसी के साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा अदिश और सदिश राशि। अदिश और सदिश राशि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, और डेफिनेशन इनकी जरूर ही पूछी जाती है एग्जाम में। अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं? तो जैसा कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है, अदिश, अदिश को सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। तो अदिश राशि, जैसा कि इसके नाम से अदिश मतलब कि कोई दिशा ना हो, जिसमें परिमाण तो होता है बट कोई दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। जिस राशि को बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उदाहरण दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, तापमान आदि। अब मान लो समय है, अब आप समय ये बोलेंगे कि 3 बज रहे हैं, पूर्व दिशा में 3 बज रहे हैं, या दक्षिण दिशा में 3 बज रहे हैं, या फिर तुम्हारे पश्चिम दिशा में 4 बज रहे हैं। कभी आपने टाइम ऐसे बताते हुए सुना है किसी को? नहीं सुना, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्वांटिटी की जरूरत है, मतलब परिमाण की जरूरत है, हमें दिशा की कोई भी जरूरत नहीं है समय को बताने के लिए। तो इसलिए समय क्या है, एक अदिश राशि है। ऐसे ही द्रव्यमान, अगर हम दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं, हमने कहा कि हमें 5 किलो चीनी दे दो, तो क्या वो 5 किलो चीनी आपको पूर्व दिशा में देगा कि 5 किलो चीनी पूर्व दिशा में है, या 5 किलो चीनी पश्चिम में है, 5 किलो चीनी उत्तर में है या दक्षिण? नहीं, सिर्फ उसका वेट होता है 5 किलो चीनी, लेकिन उसमें किसी दिशा की, उसको तोलने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार ये राशियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं हम? अदिश राशियां कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। अब सदिश राशि अदिश राशि का बिल्कुल ऑपोजिट है। सदिश राशि, जैसा कि इसके नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, सदिश राशि जिसमें दिशा भी हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो हमारी कहलाती है सदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है। अब बल है, बल को ही ले लेते हैं। बल आप सभी जानते हैं, अभी ये वाली राशियां आपने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हम बल को ले लेते हैं। बल आपको पता है, पुश एंड पुल, खिंचाव या धक्का लगाना ही किसी चीज को क्या होता है, बल होता है हमारा। तो अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल के लिए हमें दिशा की जरूरत होती है। मान लो मैं किसी भी चीज को पुश कर रही हूं तो किसी न किसी डायरेक्शन में ही होगी। जैसे कि मान लो कोई मतलब पूर्व दिशा में कोई वस्तु रखी हुई है और मैं उसको धक्का लगा के उसकी जगह से विस्थापित कर रही हूँ, मतलब कि उसकी जगह से उसको दूसरी जगह पर रख रही हूँ, तो वो जो मैं बल लगा रही हूँ किसी ना किसी दिशा के अंतर्गत लग रहा है। उसमें हमें परिमाण तो चाहिए कि 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगा, 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में लगा। तो बल के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और बल जब भी आप लगा रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दिशा इंक्लूड जरूर होती है। अब जैसे कि हमारे घर का गेट ही होता है, अगर हमारे घर का जो गेट है वो पूरब दिशा में है, तो अगर उसमें खोलते हैं अंदर की तरफ, तो हम कौन सी दिशा में खोलेंगे उसको? उससे अपोजिट डायरेक्शन पश्चिम में खोलेंगे। तो ऐसे ही मतलब खींचा, हमने उसको खींच के खोला, तो वो क्या होगी हमारी, उसमें भी दिशा की आवश्यकता होगी। हमने बल लगाया पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिशा उसमें भी थी। तो इसी प्रकार से बल के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। जो त्वरण होता है उसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है। वेग होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए
इन्हें हम पढ़ेंगे। चलिए अभी फिलहाल मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूं, लेकिन विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन, और उसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये एक सदिश राशि है, वेग भी और त्वरण भी। अभी हम इन्हें आगे एनालाइज करेंगे, वाली जो तीन राशियां लिखी हुई हैं, तो कंफ्यूज डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें मैं एक बार आपको जब इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो मैं ये सदिश वाला भी उसमें टॉपिक आपको बताऊंगी इंक्लूड, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ी है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण मतलब कि सदिश हम बोल तो रहे हैं सदिश अदिश, लेकिन अब कोई भी राशि सदिश है या अदिश है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा जब हम लिखेंगे कि ये राशि सदिश है। तो उसके लिए एक सदिश निरूपण किया गया, मतलब हर चीज के लिए से हम बल को एफ से डिनोट करते हैं, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, वैसे ही सदिश को भी डिनोट करने के लिए कुछ साइन दिया गया। तो सदिश को तीर द्वारा दिखाते हैं। तीर जैसे कि एक के ऊपर लगा हुआ है, इसको ऐसे लगाते हैं हम, ऐसे करके एक तीर के द्वारा दिखाते हैं। जो हमारा यहाँ पे तीर की लंबाई परिमाण, जो तीर की लंबाई है, जो हमारी तीर की लंबाई है वो किसको बताती है, परिमाण को बताती है। परिमाण मीन्स जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, एफ है हमारे पास, तो ये तीर की जो लंबाई है वो बताती है परिमाण को, जैसे 5 न्यूटन। उसके बाद तीर की जो दिशा, ये वाला जो निशान आगे का जो बाणाग्र, इसे बोलते हैं बाणाग्र। तीर के आगे वाले भाग को बोलते हैं बाणाग्र, इसे बोलते हैं पुच्छ। तो जो पुच्छ होती है वो बताती है हमारी परिमाण को, और जो हमारा ये आगे वाला पार्ट होता है ये बताता है दिशा को। अगर हम ये इधर लगा होगा तो दिशा इधर की साइड होगी, ये इधर लगा है तो इधर की साइड है दिशा, ऐसे लगा होगा तो ऐसे। वैसे ऐसे कभी लगता नहीं है, ऐसे ही दोनों डायरेक्शन में ऐसे भी नहीं लगता है। जो हम सदिश का निशान लगाते हैं स्पेशली वो ऐसे लगाते हैं, लेकिन ये जो है बाणाग्र वो दिशा को बताता है हमेशा। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यदि किसी सदिश का परिमाण a है तो उसे वेक्टर a बराबर a लिखते हैं। परिमाण a है तो वेक्टर a। अगर हमें परिमाण को कभी भी दिखाना होगा इस चैप्टर में तो हमेशा ये मोड लगाते हैं। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान जब हम निकालते हैं किसी भी राशि का तो हम मोड लगाते हैं, तो ये वही है। तो परिमाण निकालने के लिए, किसी भी वेक्टर राशि का, सदिश राशि का परिमाण निकालने के लिए हम ये मोड लगाते हैं। वो परिमाण निकालते कैसे हैं वो भी हम बताएंगे। फिलहाल आपको अब यही ध्यान रखना है, अगर परिमाण है, किसी भी राशि का परिमाण ले रहे हैं तो उसको हम मोड में लिखते हैं, और जब मोड में लिखते हैं तो ये वेक्टर का साइन हट जाता है, वो राशि का परिमाण निकल के आ जाता है। अब हम यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाएंगे, अगर वेक्टर लगाएंगे तो गलत होगा। अगर हम किसी भी सदिश राशि का परिमाण निकाल रहे हैं तो हम उसको खाली तीर के निशान के बिना लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस में ये भी आ सकता है कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को कैसे लिखा जाता है, सदिश राशि के परिमाण को कैसे। तो इसका जो सही आंसर है ये है, ऐसे भी दे सकता है आपको लगा के वो, या फिर तीर का निशान भी दे सकता है मोड़ हटा के। तो नहीं, कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिंपल उस राशि का परिमाण आता है, सिंपल लिखते हैं बिल्कुल। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सदिश राशि का निरूपण तीर के द्वारा दिखाते हैं, और जो इसकी लंबाई होती है तीर की जो लंबाई होती है वो बताती है परिमाण को। तीर की जो दिशा होती है वो सदिश की दिशा को बताती है। तीर की दिशा सदिश की दिशा को बताती है। सदिश मतलब जो भी राशि है हमारी सदिश राशि, उसकी दिशा को बताती है। इसे पुच्छ बोलते हैं, इसे बाणाग्र बोलते हैं। ये परिमाण होता है और ये हमारी दिशा होती है, ये परिमाण है। सॉरी, ये हमारा परिमाण होता है और ये हमारी दिशा होती है। उसके बाद यदि किसी सदिश का परिमाण a है तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। इसी के साथ आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट है सदिशों का योग। अब क्योंकि ये चैप्टर जो है सदिश अदिश राशि का है, तो इनमें योग के भी कुछ नियम अलग ही हैं। सदिश राशियों के अलग हैं और अदिश राशियों के लिए अलग। अदिश राशियों को तो सिंपल जैसे मैथ्स में आप ऐड करते हो या घटा करते हो, जोड़ते हो घटाते हो, वैसे कर सकते हो। अदिश राशियों के लिए कोई रूल नहीं है, बट सदिश राशियों के लिए रूल है कि इनको जोड़ा घटाया कैसे जाता है।
तो यदि दो, आइए पढ़ लेते हैं पहले, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये तीर का निशान ऊपर है, ध्यान रखना, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो उनका परिणामी सदिश ये हेडिंग है, उनका जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा, उसको हम निकालते किससे हैं, इसके लिए त्रिभुज का नियम होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम भी बोलते हैं इसको। यदि पहला सदिश वेक्टर ए और उसके बाद वेक्टर बी लगाया जाए तो प्रारंभिक बिंदु, देखो कैसे, पहला सदिश ए और दूसरा इसी के बाणाग्र से शुरू करके बी लगाया जाए, तब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का सदिश, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का सदिश, ध्यान रखना हम सदिश की बात कर रहे हैं तो तीर ये जरूर ही लगेगा, अगर आपने सिंपल लाइन खींच दी मैथ्स की तरह तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अंतिम बिंदु से लेकर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से हमने यहां से शुरू किया था, से अंतिम बिंदु तक का जो सदिश है, हमने सदिश लिया है एक न्यू, क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश वेक्टर आर कहलाता है। इसको परिणामी सदिश को वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। और ध्यान रखना, अगर हमारे दो सदिश लगातार ऐसे खींचे जा रहे हैं तो उनका क्या किया जाता है, योग किया जाता है, और जो कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के अनुदिश लिए गए सदिश को निरूपित करता है, जिसे हम परिणामी सदिश कहते हैं, जिसे हम वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। सूत्र है, यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है, दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो r इज इक्वल्स टू होता है रूट में, मैं लिख देती हूँ इसको एक बार, r इज इक्वल्स टू रूट में, रूट पूरा नहीं है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, आता है एग्जाम में। तो ये हमारा सदिशों का योग था। यदि दो सदिश हमारे दिए हुए हैं और वो एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं आपस में, तो उनका जो परिणामी सदिश होता है वेक्टर आर, उसकी वैल्यू होती है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैं आपको समझ में भी आ जाएगा। सॉरी, दो वेक्टर 5 मात्रक, वेक्टर लिख दो या सदिश लिख दो, अभी बताया है दोनों तरीके ऐसा आ सकता है, वेक्टर का मतलब भी सदिश ही होता है। दो वेक्टर 5 मात्रक और 5 नहीं लेते, यहां पे ले लेते हैं हम 3 मात्रक और 4 मात्रक हैं, 4 मात्रक हैं जो एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का कोण, 0 मत लो आप, इसको ले लो, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब परिणामी वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो परिणामी वेक्टर ज्ञात कीजिए, इसमें दिया है दो वेक्टर 3 मात्रक और 4 मात्रक हैं जो कि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब परिणामी वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब दो वेक्टर दिए गए हों, दो सदिश दिए गए हों और वो आपस में थीटा कोण बना रहे हों, तो उनके परिणामी के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है वेक्टर आर बराबर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जो वेक्टर a दिया हुआ है वो कितना है, हमारा 3 मात्रक है। वेक्टर b जो दिया हुआ है वो है हमारा 4 मात्रक।
और कोस थीटा, थीटा हमें दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। तो सिर्फ हमें अब इस फॉर्मूले में पुट करना है इसको, ए की जगह 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4, क्योंकि 2a भी है, और कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री। अब आपको इसके लिए थोड़ी सी, जिनको नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी पड़ेगी। 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 2 तिया 6 और 6 चौक 24। कोस 60 का मान होता है हमारा 1/2। ये आपको पता होना चाहिए, तभी सवाल पूरा होगा। ये 9 और 16 कितने होते हैं हमारे 25, प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 12 एकम 12, आर बराबर 25 और 12 कितने होते हैं हमारे 37। तो ये हमारा परिणामी वेक्टर आ गया है। कुछ राशियां ऐसी भी आएंगी, निकाल तो हम इसे भी सकते हैं रूट से बाहर, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, वो आपको करना नहीं है। अगर रूट में आता है तो रूट में ही छोड़ दो, और अगर रूट से बाहर निकाल सकते हो, कोई राशि ऐसी है जो रूट से बाहर निकाली जा सकते हो, उसको निकाल सकते हो उसका स्क्वायर करके। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस सूत्र पर बनता है, वेक्टर आर, परिणामी वेक्टर आर पर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है ये, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का घटाव। अभी हमने जोड़ पढ़ा था, जोड़ समांतर चतुर्भुज के नियम से हमारे परिणामी सदिश का जो फॉर्मूला आया था वो हमने किया था। अब है सदिशों का घटाव। दो सदिशों का अंतर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए हम नॉर्मली जैसे घटाव करते हैं वैसे ही करेंगे, बट इसके लिए एक रूल है, a माइनस बी बराबर a प्लस माइनस वैक्टर बी। वैक्टर लगा हुआ है सभी के ऊपर, अर्थात वेक्टर बी की दिशा उलटकर उसे वेक्टर ए में जोड़ देते हैं। अब इसका कैसे बनेगा डायग्राम, अगर हम बनाना चाहें, एक हमारा सदिश वेक्टर ऐसे है, अब की बार वो यहां से शुरू ना होकर, जब जोड़ करते हैं सदिशों का तो वो उसके ही बाणाग्र से शुरू होता है, बट यहाँ पर हम यहाँ से शुरू ना होकर वो शुरू होगा इसकी पुच्छ से। जब दो वेक्टर हम घटाते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से होते हैं, दोनों की पूंछ जो होती है एक साथ मिली होती है और ये बाणाग्र खुले हुए होते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब जो इनका परिणामी होगा, जो वेक्टर आर आएगा, इसमें भी परिणामी होता है बट सिंपल होता है, इसका जो वेक्टर आएगा वो डिपेंड करेगा, अगर आप यहां से ए से लेते हो तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए में से माइनस करेंगे वेक्टर बी को, जहां से शुरू करेंगे हम परिणामी की पुच्छ को और जहां तक लेकर जाएंगे उसी में से माइनस करेंगे। और अगर हम इसी को उल्टा कर दें, अगर हम इस डायग्राम को ऐसे कर दें, अगर हम बी से ए तक लेकर आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम इसे लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये दोनों के फॉर्मूले हैं। इस तरह से दो वेक्टरों को घटाया जाता है। आपको तीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि डायग्राम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। घटाने के लिए कहा जाएगा, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा तो वेक्टरों का घटाव कीजिए, तो उसमें आपको कैसे पता लगाना है, उसमें आपको इन तीर के निशानों से ही पता लगाना है कि आपको किस में से कौन सा घटाना है, वो आपको पता चलेगा। अगर हमारा ए से बी तक जा रहा है तो हम ए से बी घटाएंगे, और अगर बी से ए तक आ रहा है तो बी से ए घटाएंगे। घटाने का थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अपने नेक्स्ट टॉपिक है सदिश का आयताकार अवयवों में विभाजन। किसी सदिश वेक्टर ए को एक्स और वाई दिशा में दो घटकों में बांटा जाता है। हम जानते हैं जो क्षैतिज होता है वो होता है हमारा एक्स, क्षैतिज दिशा, और जो ऊर्ध्वाधर होती है वो वाई होती है। एक्स और वाई अक्ष ले लिए हमने, वेक्टर ए ले लिया है मूल बिंदु ओ से। तो अब क्या कह रहा है, ये एक्स और वाई दिशा में दो घटकों में बांटा जाता है। यदि वेक्टर ए एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, वेक्टर ए एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, तब एक्स अवयव
जो x दिशा के अनुदिश अवयव होगा वो होगा हमारा ax कोस थीटा। क्षैतिज घटक हमेशा कोस थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा साइन थीटा होता है। और y वाला अवयव जो होगा वो ay बराबर कितना होगा हमारा ay साइन थीटा, साइन थीटा। इसीलिए वेक्टर a को हम लिख सकते हैं, वेक्टर a बराबर ax, सॉरी यहां पर मैंने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी, ये आएगा हमारा a साइन थीटा, a कोस थीटा। तो जब हम वेक्टर a को लिखेंगे, वेक्टर a को दो दिशाओं में हमने वियोजित किया, ax i कैप। अब ये i और j जो आए हैं y j कैप, ये क्या चीज है? ये भी हमारे ये होते हैं, इनके ऊपर कैप लगाया हुआ है, इनके ऊपर जो आपने नोटिस किया होगा ये जो साइन है वो अलग है, थोड़ा इस तरीके से है। तो इन्हें बोलते हैं एकांक वेक्टर, जिनका परिमाण हमेशा क्या होता है? एक होता है। एकांक वेक्टर आएगी अभी डेफिनेशन, चलो मैं यहीं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन क्या है। एकांक वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं, वो सदिश होते हैं जिनका परिणाम हमेशा परिमाण जो होता है वो 1 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे x, y और z तीनों अक्षों के अनुदिश तीन एकांक वेक्टर लिए जाते हैं, i कैप, j कैप और k कैप। x अक्ष के अनुदिश लेते हैं हम i कैप, y अक्ष के अनुदिश लेते हैं हम j कैप और z अक्ष के अनुदिश लेते हैं हम k कैप। ये तीन एकांक वेक्टर तीनों अक्षों के अनुदिश फिक्स किए गए हैं। अब जैसे कि हमने वेक्टर a को वियोजित किया है दो घटकों के अनुदिश, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ax i कैप प्लस ay j कैप। अगर हम इसे तीन घटकों के तीन दिशाओं के अनुदिश वियोजित करते तो ये हो जाता हमारा az k कैप हो जाता इस तरीके से। लेकिन अगर हमने दो ही दिशाओं के अनुदिश वियोजित किया है तो हम सिर्फ दो में ही लिखेंगे। दो में ही लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वेक्टर ax बराबर कितना है? x अक्ष के अनुदिश है a कोस थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j कैप। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर a बराबर a कॉमन आ जाएगा दोनों में, कोस थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। ये हमारा किसी भी सदिश को दो दिशाओं के दिश वियोजित करने पर उसके सदिश का फॉर्मूला है। और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसका अलग अपना सूत्र होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है कि i जो है x दिशा की इकाई सदिश है। इकाई मीन्स एकांक, एकांक भी, एकांक सबसे ज्यादा यूज होगा, इकाई और एकांक दोनों एक ही वर्ड है। j बराबर y दिशा की इकाई सदिश है, एकांक सदिश है, इनका परिमाण हमेशा 1 होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी सदिश को दो या तीन दिशाओं के अनुदिश वियोजित कर सकते हैं। अब आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।